सभी को नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज हिंदी कक्ष में। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया करके ध्वनि की जांच करते हुए हमें ये बताएं चैट में कि आप हमें बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं। अगर हाँ तो आप एक जमा का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बुनियादी पाठ्यक्रम में। और आपके फीडबैक की हम सराहना करते हैं। धन्यवाद है आपका। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पिछले गुरुवार हमने हमारे पाठ्यक्रम को शुरू किया था जो कि ब्लॉकचेन के बुनियादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित था। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारा जो पहला सत्र है उसमें आपको बहुत सारी मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई है। तो कृपया करके आपको जो भी ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं उसको आप जरूर लागू करें अपने भविष्य में, अपने अभ्यास में। और जो पहला पाठ्यक्रम है उसको निजी निवेशक अकादमी ने इवोरिच समर्थन और क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के मदद से आयोजित किया था। और मेरा नाम इवान है और मैं क्रिप्टो यूनिट को लेके काफी ज्यादा जोशीले रूप से कार्य करता हूं, उसके बारे में काफी रोचक हूं। और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा दिलचस्प जानकारी के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग करना है, किस प्रकार के टोकन जो हैं हमारे साथ लिस्टेड हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि किन तरीकों के माध्यम से हम लोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही हम सभी अवधारणाओं और शर्तों के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से हमें कुछ लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जैसे पिछली बार इवान ने कहा था कि जो भी प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के होंगे उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर प्राप्त होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वो सभी उपहार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आइए हम अगली स्लाइड पर आते हैं और जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट क्या है। और पिछले सत्र में बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण प्रदान किया गया था और अलग अलग प्रकार के जो ब्लॉकचेन है वो प्रस्तुत किए गए थे जो कि इथेरियम आधारित है, ब्लॉकचेन आधारित है। और साथ ही बिटकॉइन की तुलना की गई थी एक बटन टेलीफोन के साथ। और जो इथेरियम है वो और भी ज्यादा अपडेटेड टेलीफोन था। और हमने ये माना था जो ईओस है वो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर समान है। तो ये ऐसा दिखाई देता है कि जो भी प्रौद्योगिकी है उसकी अपनी जनरेशन होता है, उसके अपने संस्करण होते हैं, एक दो तीन। और जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है वो ईओस मंच के ऊपर आधारित है। और ये जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है इसके अंदर सब कुछ है। अपने जो भी इसके पुराने वंशज हैं उनसे इसको सब कुछ मिला है। तो जहां तक गति का सवाल है और ब्लॉक जनरेशन जो है वो प्रति आधे सेकंड के हिसाब से इसमें ट्रांजैक्शन होता है। और जो ब्लॉक का साइज है वो 10,000 ट्रांजैक्शन तक होता है। तो अगर आप तुलना करें इसकी जो पहली ब्लॉकचेन है पहली जनरेशन की जो कि बिटकॉइन पे बेस्ड है, आधारित है। तो आज हम इसे देखते हैं। जो बिटकॉइन आधारित ब्लॉकचेन है उसमें एक ब्लॉक जो है जो उत्पन्न होता है वो 1 मिनट के हिसाब से होता है। और आप बकायदा देख सकते हैं कि क्या अंतर है पहले और तीसरे जनरेशन में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लेके, जिसका ये मतलब है कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन कई गुना ज्यादा जो पहला जनरेशन बिटकॉइन आधारित ब्लॉकचेन है उसको उसको पार करके आगे निकल जाता है। और जो प्रति घंटे के हिसाब से लेन देन है 10,000 ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है उसके पास लगभग 20,000 लेन देन वो कर सकता है प्रति सेकंड के हिसाब से। और फिलहाल
4 प्रकार के टोकन उपलब्ध है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे, और जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप लोग नए टोकन को जारी कर सकते हैं। तो जो पहले सत्र से आपने माइनिंग के प्रकार को देखा होगा, और अगर आपने नहीं उसे देखा है तो जरूर वो देखें, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे हम लोग आपको सभी अवधारणाओं से अवगत कराएंगे जो भी हमने हमारे पहले सत्र में जिसके बारे में अध्ययन किया था। तो जो प्रकार है धन का, वो प्रूफ ऑफ स्टेक के हिसाब से आप जानते हैं 2 प्रकार के हैं ये, एक प्रूफ ऑफ स्टेक है, एक प्रूफ ऑफ वर्क है। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो काफी विस्तृत है, जो कि आपको अनन्य सुअवसर प्रदान करता है सभी टोकन धारकों के लिए, और खास करके जो टोकन धारक हैं वो भाग ले सकते हैं वोटिंग में अलग अलग कार्यक्षमताओं के लिए ब्लॉकचेन पर। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नोड धारक होगा, या एक ऐसा व्यक्ति जो कि वोट करेगा इस क्षमता का उपयोग करने के लिए। तो जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है, क्योंकि ये ईओस का प्रीडिसेसर है, तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का समर्थन करता है और उस पे आधारित है, और खास करके इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं लगता है। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में ये बिल्कुल निशुल्क है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और फिलहाल आइए मिलकर देखते हैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की ओर। एक्सप्लोरर का मतलब है कि एक्सप्लोरर अंग्रेजी भाषा में जो एक्सप्लोरर का मतलब होता है, और एक्सप्लोरर के लिए आपको explorer.cryptounit.cc ब्राउजर की फील्ड में डालने की जरूरत है। और जैसे ही आप इस विंडो के समक्ष आएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने को मिलेगा बाईं तरफ, और ये आपकी भाषा के चुनाव के लिए फिल्टर है। तो फिलहाल ये 12 भाषाओं के अंदर अनुवाद इसका हो चुका है, और हमें आशा है कि आपको वो पसंदीदा भाषा जो आप बोलते हैं सामान्य रूप से, उसे आप इसमें से चुन सकते हैं, और आप अपने लोगों को, दोस्तों को, सबको बेहतरीन रूप से पूरी जानकारी जो भी इस पे आपको दर्शाई जाती है सो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वो मैन्युअल है जहाँ पे हमारे पास जानकारी है। ये सबसे पहला पृष्ठ है, और इसमें जो पहला अनुभाग है ये वो जानकारी है जो आप प्राप्त करते हैं जब भी आप एक्सप्लोरर पे जाते हैं। और एक और खाता है अकाउंट, ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शन, जहां आपको सभी विस्तृत जानकारी देखने को मिलेगी सभी अकाउंट, ब्लॉक और ट्रांजैक्शन के बारे में ब्लॉकचेन में। जैसे कि आपको पहले ही सत्र से पता है, ब्लॉकचेन जो है वो एक सार्वजनिक प्रणाली है, जिसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर बकायदा देख सकता है कि किस प्रकार के खाते ब्लॉकचेन पे उपलब्ध है, कौन से ब्लॉक को उत्पन्न किया गया है, किस प्रकार के लेन देन इसमें घटित होते हैं। तो ये जो 3 अनुभाग हैं इनके बारे में फिलहाल हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सभी तकनीकी जानकारी शामिल है। लेकिन आप जो बाकी अनुभाग हैं इसके, वॉलेट और क्रिएट, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जो पहला जो अनुभाग है वो जानकारी के बारे में है। तो बाईं ओर आप देखें, आपको वो सभी टोकन देखने को मिलेंगे जो कि ब्लॉकचेन पे उपलब्ध है, और बीच में काफी विस्तृत जानकारी दी जा रही है टोकन के बारे में। अगर आप इनमें से किसी को भी चुनेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी देखने को मिलेगा, विवरण देखने को मिलेगा, और कितना अमाउंट इसमें इशू किया गया है, और इस प्रकार से जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और दाईं तरफ आप हाल में हुए हुए जो ब्लॉकचेन है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ये काफी तकनीकी डेटा है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कितनी संख्या में जो ब्लॉक हैं उत्पन्न हुए हैं, वो लगभग 29 बिलियन ब्लॉक हैं जो कि जनरेट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। और ये दोबारा से पुष्टिकरण करता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की सीट को, और जो हमारा ब्लॉकचेन है इस मार्च में ही इसकी शुभारंभ हुआ है। और जो बिटकॉइन का पहला जनरेशन ब्लॉकचेन, अगर आप उससे तुलना करेंगे तो इसमें 694,500 ब्लॉक उत्पन्न हो गए हैं,
बिटकॉइन ब्लॉकचेन में 2009 से अगर हम देखें तो आप बकायदा इसमें तुलना देख सकते हैं, इसके बीच में अंतर देख सकते हैं। और साथ ही 29 बिलियन बिटकॉइन और जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है, अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये ओवरलोडेड होता है केवल 5% तक, जिसका मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है उसके मुकाबले जो इसकी क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको अतिरिक्त जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन सभी आंकड़े हैं, इसके अंदर सभी पैरामीटर्स के बारे में जानकारी दी गई है, सीपीयू, रैम और नेट के बारे में भी जानकारी है। ये सभी जो बिंदु हैं इनके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे जब हम वॉलेट के अनुभाग पे आएंगे। जो कुछ भी आपको वॉलेट में मिलेगा तब हम आपको और बेहतरीन रूप से इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे संचालित होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ जाएं कि यहाँ पे प्रतिशत आप देखिए 71% रैम का, जिसका ये मतलब है कि ब्लॉकचेन में 6 सबऑर्डिनेट है मेमोरी के और 71% उसमें से भर चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा ये किस चीज को प्रभावित करेंगे। हमारे पास एक परम सूची है, शीर्ष सूची है टोकन धारकों की, जो कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो आप जिनके बारे में पता लगा सकते हैं, जिसको सभी पतों के हिसाब से विभाजित किया गया है और जो टोकन है उसको विभाजित किया गया है टोकन धारकों द्वारा। तो इस स्लाइड पे अब हम 4 प्रकार के टोकन के बारे में बात करेंगे जो हमारी ब्लॉकचेन पे उपलब्ध हैं। इसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड CRU है। ये एक प्रकार का डिजिटल शेयर है, सुरक्षा टोकन, और ये सबसे ज्यादा लजीज टोकन है ब्लॉकचेन पर। और ये एक प्रकार का डिजिटल शेयर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये एक प्रकार का प्रोटोटाइप है एक सामान्य शेयर का, जिसको हम सिक्योरिटी टोकन बोलते हैं। और मार्च 2020 में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिकन एक्सचेंज की, उनके द्वारा हमें सभी प्राधिकार प्राप्त हुए हैं। साथ ही ये वास्तविक संपत्ति द्वारा समर्थित है और साथ ही ये हर प्रकार से आपको लाभांश प्रदान करता है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। और इसका क्या मतलब है कि ये वास्तविक संपत्ति द्वारा समर्थित है? इसका ये मतलब है कि जो वर्ल्ड CRU टोकन है वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित है। कैसा? एक कंपनी जो कि निवेश करती है लगभग 20 निवेश के खंडों में, जिसके अंदर अचल संपत्ति, परिवहन, संस्कृति, सोना, वित्तीय और शेयर बाजार, क्रिप्टो बाजार, शिक्षा और हीरा उत्पादन और बाकी अन्य सभी प्रकार के खंड शामिल हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ब्रांड हैं जो कि भागीदार बनते हैं हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के। और आज लगभग 100 मिलियन US$ निवेश कर दिए गए हैं, जिसमें पूंजीकरण 11 बिलियन की है। आते हैं अगली स्लाइड पर। और जो वर्ल्ड CRU सुरक्षा टोकन है, ये लाभांश उत्पन्न करने वाला टोकन है और ये 4 प्रकार की आय प्रदान करता है अपने टोकन धारकों को, जिसमें जो सबसे पहला है वो स्टेकिंग के माध्यम से है, जिसका ये मतलब है कि आप वर्ल्ड CRU को स्टेक कर सकते हैं। और हमें बखूबी रूप से ये याद है कि क्या विशेषता है माइनिंग के सूत्र की, वो है इसकी स्टेकिंग क्षमता, स्टेकिंग कैपेसिटी। तो आप जो टोकन है उसे आप फ्रीज कर सकते हैं और फ्रीज करने के बाद ये ब्लॉकचेन टोकन को उत्पन्न करता है। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की आय है सो लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस है, जिसमें जो 5% है जो कि कुल टोकन बिक्री का है, वो वितरित किया जाता है वर्ल्ड CRU टोकन धारकों को। और इस प्रकार की जो आय है ये अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध होगी और ये अभी भी इस पे फिलहाल काम चल रहा है। और साथ ही जो प्रॉफिट बोनस है वो भी आप अर्जित कर सकते हैं। इसका ये मतलब है जो कंपनी मासिक रूप से जो भी लाभ अर्जित करती है उन सभी कंपनियों से जो कि भाग बनती है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की, वो सभी जो लाभ अर्जित किए
किया जाता है और उसका जो प्रतिशत है, कुल प्रतिशत है, वो विभाजित किए जाते हैं या वितरित किए जाते हैं वर्ल्ड सीआरयू धारकों को, उस तुलना में जिस तुलना में उनके पास वर्ल्ड सीआरयू टोकन होते हैं। और जो मुख्य प्रकार की आय है सो अर्जित की जा सकती है, जो कि आधारित होती है वर्ल्ड सीआरयू के, जिस प्रकार से टोकन का मूल्य बढ़ेगा उसी के हिसाब से इसका लाभ भी बढ़ेगा। तो मुझे याद है कि पहले सत्र से जब इवॉन ने रणनीतियों को प्रस्तुत किया था आय की, उन्होंने होल्डिंग, स्टेकिंग, डिविडेंड और आय के बारे में, सभी प्रकार की रणनीतियों के बारे में बताया था। और ये जो टोकन है ये अपने आप में काफी अनूठा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की विभिन्न सुअवसर और रणनीतियां हैं जिसके माध्यम से आप आय को उत्पन्न कर सकते हैं, वो भी एक टोकन के अंतर्गत, जो कि आपको निष्क्रिय आय भी प्रदान करती है। तो आपको इस प्रकार के टोकन को खरीदने की आवश्यकता है, फिर आप इसे स्टेक कर सकते हैं और ये बदले में 3 प्रकार की आय आपको उत्पन्न करके देगी, केवल इसी कारण से कि आप इसके टोकन धारक हैं। तो कृपया करके मुझे जमा का चिन्ह आप अंकित करें चैट के अंदर अगर आपको लगता है वाकई में ये काफी अनूठा समाधान है। मैं सच बोलूं ईमानदारी से, तो मैंने कभी जीवन में इस प्रकार के टोकन के बारे में कभी नहीं सुना जो कि इतने प्रकार की आय अकेला टोकन प्रदान करे। और केवल यही पर इतने ही नहीं है लाभ, इसके और भी लाभ हैं और कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको हमारे तीसरे सत्र में प्रदान की जाएगी। आते हैं अगली स्लाइड पर। तो कौन सी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे? तो सबसे पहले वर्ल्ड सीआरयू का सप्लाई और उसकी स्टेकिंग, और जो सबसे ज्यादा जो जारी मात्रा में किया जा रहा है ये टोकन, वो 80 बिलियन है। और 24.5 बिलियन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी लोगों के लिए जो कि अभी तक टोकन धारक नहीं बने हैं, क्योंकि 2/3 इस टोकन का अभी तक नहीं बेचा गया है और सभी लोग इस टोकन के स्वामी बन सकते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि इस टोकन का कुछ भाग जो है वो पहले ही संचालन में है, जो कि पहले से ही स्टेक हो चुका है। यानी ज्यादातर जो भाग है वो पहले से ही स्टेक हो गया, जिसका ये मतलब है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है जो स्टेकिंग समाधान है वो अपने आप में बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप आय को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो इसे स्टेक कर देते हैं। और जैसे कि आप स्लाइड पे सभी आंकड़ों को देख पा रहे हैं, सभी प्रकार के जो लोग हैं वो 10 से 1000 टोकन को स्टेक कर पाते हैं और स्टेक कर रहे हैं। और आते हैं अगली स्लाइड पर। और जो दूसरे प्रकार का टोकन है सो यूएनटीपी है। ये ब्लॉकचेन टोकन कहलाया जाता है या प्लेटफॉर्म टोकन है। और हम इसको माइन करते हैं जब हम वर्ल्ड सीआरयू को स्टेक कर देते हैं उसके बाद। तो हर बार जब भी एक नया ब्लॉक को उत्पन्न किया जाता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे, तब कुछ विशिष्ट संख्या में यूएनटीबी होते हैं जो कि अर्जित किए जाते हैं स्टेकिंग के बदले में। और ये हमारे ब्लॉकचेन वॉलेट के लिए बहुत अनिवार्य है ताकि वो बखूबी रूप से संचालित हो सके। और साथ ही कोई नई जो क्रिप्टो करेंसी है उसको उत्पन्न करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टोकन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी लोगों के लिए जो कि व्यवसाय के साथ शामिल होना चाहते हैं और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन एक संभावना है कि आप जो पूर्ण रूप से तैयार प्रौद्योगिकी है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको यूएनटीबी टोकन धारक होना होगा इसके लिए। तो इस स्लाइड पर अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की जानकारी हमें एक्सप्लोरर पे देखने को मिलती है। और जो सबसे ज्यादा सप्लाई है 800 बिलियन एंड 23 मिलियन
ये जो है ये सप्लाई किया जाएगा आने वाले समय में। आप देख पा रहे हैं 21% पहले ही संचालन में है और बहुत सारे लोग अगर स्टेकिंग कार्यक्रम का उपयोग करते हैं तो वो बहुत सारे इस प्रकार के टोकन को अपने लिए अर्जित कर सकते हैं, उसे उत्पन्न कर सकते हैं। और थोड़ा और नीचे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूएनटीबी जो है उसका वितरण होता है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 24 यूएनटीबी उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक जो है वो आधे सेकंड के अंदर उत्पन्न होता है। 48 यूएनटीबी प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं और लगभग 6 महीना से भी कम समय में ये जो जारी हो रहे हैं ये 1/4 से कम हो जाएंगे, 1/4 तक कम हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की अनुग्रह अवधि या ग्रेस पीरियड है जिसके दौरान आप अपने यूएनटीबी को माइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे यूएनटीबी वितरण आपका सभी पतों के हिसाब से है और खातों के अंदर ये टोकन उपलब्ध है, क्योंकि ये जो टोकन है बहुत जरूरी है जिसके माध्यम से आप वॉलेट को संचालित कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के। अगला टोकन है सीआरयू टोकन, जो कि तकनीकी टोकन है और ये भी एक सीमित संस्करण के लिए है और ये अब और नहीं चलाया जाएगा और इसको आप फ्रोजन कर सकते हैं या अनफ्रोजन रूप से देख सकते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं जब ये अनफ्रोजन होते हैं तब ये यूएनटीबी को माइन कर सकता है, उसकी खनन कर सकता है और ये पूर्ण रूप से तरल टोकन है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज में अलग अलग मुद्राओं में, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और यूनिटेक्स एक्सचेंज पर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टोकन है ये परिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि ये जो टोकन है ये बदला जा सकता है, इसको रूपांतरण हो सकता है 1-to-1 WCRU में और इसके लिए एक कमीशन यानी आपसे आयोग का भुगतान लिया जाता है या कमीशन लगता है इस पे। और जब ये क्रिप्टो यूनिट का जो जारी जितने हुए हैं जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद और सीआरयू उत्पन्न नहीं किए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्ल्ड सीआरयू में इसको रूपांतरण कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड सीआरयू धीमे धीमे और ज्यादा कम उपलब्ध होगा और ये जो टोकन है अलग अलग प्रकार की कार्यक्षमता में इसका उपयोग हो सकता है और इसलिए जितना ज्यादा कम ये हमारे पास होगा उतना ज्यादा ये मजबूत होता जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस टोकन पे ध्यान दें क्योंकि इसका उपयोग हम अलग अलग परियोजना के कार्यान्वयन में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही आप ये भी देखें कि जो सबसे ज्यादा सप्लाई है वो 10.5 बिलियन है और ये सभी अभी से संचालन में है, संचालित हो रहे हैं और प्रति माह इसका जो कुछ भाग है वो इस संचालन में से जारी कर दिए जाते हैं, इस सर्कुलेशन से रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि ये जो है रूपांतरण इसका लगातार हो रहा है वर्ल्ड सीआरयू में। और क्योंकि ये हमारा सबसे प्रारंभिक टोकन है, सबसे शुरुआत का टोकन है और लंबे समय से इसको वितरित किया जा रहा है, ब्लॉकचेन से भी पहले से इसके साथ काम किया जा रहा है अलग अलग प्रचारों के रूप में और उपहारों और बोनस के रूप में कंपनी ने लोगों को ये टोकन प्रदान किया और इसलिए इस टोकन के धारक बहुत सारे ज्यादा लोग हैं। और जो चौथा प्रकार का टोकन है वो यूएसडीयू या स्थिर सिक्का, स्टेबल कॉइन कहलाया जाता है। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों हमें सीआरयू टोकन की आवश्यकता है। देखिए जो सीआरयू टोकन है उसकी आवश्यकता अलग अलग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर लागू होते हैं और अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं के समर्थन के लिए। लेकिन आपके सभी सवालों का मैं अंत में उत्तर दूंगा। तो यूएसडीयू जो है वो स्थिर सिक्का है, ये उस प्रकार का सिक्का है जो कि बराबर है यूएस डॉलर के 1-to-1 की रेशियो में और इसको समर्थित किया जाता है इसी राशि द्वारा और साथ ही इसका उपयोग बिना कमीशन के ब्लॉकचेन पर सभी विनिमय यानी एक्सचेंज लेन देन करने के लिए किया जाता है और साथ ही विभिन्न प्रकार की आय और बोनस का भुगतान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो टोकन है इसको यूएस डॉलर में आप एक्सचेंज कर सकते हैं और बदले में आप ऐसा करते हुए अलग अलग क्रिप्टो मुद्राओं को खरीद सकते हैं यूनिटेक्स एक्सचेंज पे और बाकी अन्य एक्सचेंज पर।
तो कौन सी जानकारी को हम सीख सकते हैं टोकन के बारे में एक्सप्लोरर पे? तो देखिए, जो कंपनी है वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा टोकन को जारी नहीं करना चाहती है। अगर ये 1 to 1 बैकअप हो जाती है यूएस डॉलर से, इसका मतलब है कि कंपनी के खाते में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने चाहिए थोड़े समय के बाद। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी जिसके जिसके खाते के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर पड़े हैं? आप सोच सकते हैं ऐसी कंपनी का पूंजीकरण कितना होगा? फिलहाल 6 मिलियन जो टोकन है वो अभी से संचालन के अंदर है, और प्रति माह ये जो संख्या है इसमें वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि प्रति माह कंपनी अलग अलग प्रकार के बोनस, लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस इस प्रकार से प्रदान करता है सभी वर्ल्ड सीआरयू टोकन धारकों को। मेरा केवल एक ही सवाल है सभी लोगों से जो चाहेंगे कि उनकी पूंजी में वृद्धि हो, ये जो पूरा केक आपके सामने रखा है, उसमें से कौन से लजीज हिस्से को आप अपने पास लेना चाहेंगे? इस पूरे केक में से कौन से लजीज टुकड़े को आप लेना चाहेंगे? और कौन धारक हैं इस टोकन के? और क्या तरीके हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन वॉलेट का निर्माण करने के लिए? तो इसको वॉलेट को बनाने के 3 प्रकार हैं, 3 तरीके हैं, और तीनों का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना लाभ है। तो सबसे पहला है कि आप वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं सीआरयू खाते के माध्यम से। आप सीआरयू बैक ऑफिस में जा सकते हैं और वहां से ये हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन लोगों को सीआरयू टोकन बोनस के रूप में या उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है फरवरी 2021 से पहले। तो आप ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन देखेंगे पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर, और वहां पर आपको एक हरे रंग का बटन दिखाई देगा कि ये जो कुंजी है ये उत्पन्न नहीं की गई है। देखिए, आपका टोकन पहले से ही इस पते के हिसाब से ब्लॉकचेन पर है, लेकिन इस पते को उत्पन्न करने के लिए आपको सीड फ्रेज को उत्पन्न करना जरूरी है, और उसके लिए आपको जो सीड फ्रेज है उसको उत्पन्न करना होता है इस बटन को दबाकर, और फिर जो मार्गदर्शिका है उसका अनुसरण करते हुए आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपने टोकन तक पहुंच बना सकते हैं। और मुझे आशा है कि वो सभी लोग जिन्होंने ये काम अभी तक नहीं किया है उनको ये बात समझ में आ गई होगी, और वो सभी लोग जिनके पास उस समय से अभी भी टोकन है वो ये समझ सकते हैं कि कैसे सीड फ्रेज का निर्माण करना है। दूसरा तरीका है कि आप अपने खाते का निर्माण कर सकते हैं, और ये नए लोगों के लिए ज्यादा ये अनुकूल है और इसको ज्यादा पसंद किया जाता है तरीके को। और तरीका देखिए बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको यूजी पे समूह के बैक ऑफिस का उपयोग करना होगा, और वहां प्रवेश करके आपको पोर्टफोलियो अनुभाग पे जाना होगा। और अगर आपने वर्ल्ड सीआरयू टोकन कभी खरीदे हैं तो आपको इसी प्रकार का एक अनुभाग दिखाई देगा जहां पे आपको अपना वॉलेट पता दिखाई देगा, और सीड फ्रेज जनरेट करने के लिए एक हरा बटन होगा जिसके क्लिक करके आप अपने वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं। और जो वर्ल्ड सीआरयू आपने खरीदे हैं उसके साथ साथ आपको अपने वॉलेट के अंदर 10 यूएनटी भी प्राप्त होंगे, जो कि सुनिश्चित करेगा कि आपका जो वॉलेट है वो संचालित हो पाएगा थोड़े समय के लिए। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अनन्य अधिकार है कि आप वर्ल्ड सीआरयू टोकन को बेच सकें, ये केवल यूजीपे ग्रुप कंपनी को ही उपलब्ध है। और यही सबसे ज्यादा वो अनूठा बिंदु है जिसके माध्यम से आप यूजीपे ग्रुप का प्रचार कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वॉलेट को खोलने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे, ये उन सभी लोगों के लिए बढ़िया तरीका है जिन्होंने एक वॉलेट को पहले से ही उत्पन्न किया हुआ है, और वो सभी व्यक्ति जो चाहते हैं कि उनके पास एक अतिरिक्त वॉलेट उपलब्ध हो, तो जानते हैं ऐसा हम सुझाव देते हैं कि आप एक और वॉलेट को उत्पन्न करें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है वो उसकी उसकी जो एक विशेषता है वो उसकी गुमनामी में है। लेकिन ये विकल्पिक बात है। अगर आप ब्लॉकचेन अकाउंट में जाएंगे ब्लॉकचेन में, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो खाता है ये किसका है। तो ये ब्लॉकचेन की विशेषता है गुमनामी में।
तो अगर आप अपने टोकन को किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो पते के माध्यम से आप कर पाते हैं, और उस व्यक्ति को ये पता होता है कि ये पता जो है ये आपका है। और इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आप कम से कम 2 खातों को खोलें। एक जो है निवेश खाते के लिए उपयोग करें, जहाँ पे आपके सभी टोकन उस खाते में हो, और जो दूसरा खाता है वो आप एक्सचेंज या ट्रांसफर के लिए उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और ये आपकी जो गुमनामी है उसको बरकरार रखता है, यानी जब भी आप एक्सचेंज करेंगे पीयर टू पीयर, तब आप अपने एड्रेस को, अपने पते को प्रदान करेंगे, और उससे पहले आप उसे, जो टोकन आपके पास है निवेश खाते से, वहां से आप उसको टॉप अप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपका जो पता है उसको आप सार्वजनिक रूप से सबको नहीं बताते हैं, अगर इस प्रकार से आप एक दूसरे खाते को खोलते हैं तो। अब हम जानेंगे कि एक मार्गदर्शिका कि किस प्रकार से आप खाते का निर्माण कर सकते हैं। ये एक वीडियो के माध्यम से आपको सभी मार्गदर्शन मिलेंगे, और और ये आपको इस ये एक पाठ्यक्रम के अटैचमेंट के साथ माध्यम साथ से हम भी इसको आपको संग्रह मिलेगा। करके देते हैं आपको साथ। और आपको एक चीज का याद, जो चीज आपको याद रखनी है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, और साथ ही साथ जो आपके वॉलेट का पता है उसको, और सीड फ्रेज यानी कि जो आपका बीज वाक्यांश है जो कि 12 अंग्रेजी शब्दों का समूह है, और एक जो प्राइवेट की यानी कि निजी चाबी है, तो ये 3 चीजें हैं जो आपको चाहिए ताकि आप अपने वॉलेट के अंदर सुगमता से अपनी पहुंच बना सकें। क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ भी खो देते हैं तो आप कभी भी अपने वॉलेट तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। और सीड वाक्यांश जो है, जो बीज वाक्यांश है, ये आप एक ही बार बना सकते हैं और उसको आप बार बार नहीं जारी कर सकते हैं। तो ये सुरक्षा प्रणाली आपके ब्लॉकचेन के लिए है। पर अब आप इसको कैसे सुरक्षित कर रख सकते हैं? आप इनको एक फोटो खींच सकते हैं, या फिर आप इसको एक कागज पे प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको कहीं छुपा कर रख सकते हैं। और आप जो है इसको एक मेमोरी स्टिक में भी रख सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विकल्पों से आप अपने वॉलेट की ये तीनों चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। बस ये आपकी आंखों के लिए है, और किसी और को इसकी पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार और भी तरीके हैं जिस प्रकार आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आपको इसको खोना नहीं है। तो जब आप वॉलेट बना लेते हैं तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, आप उसके अंदर आपकी आपकी पहुंच बन सकती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले आप अपना वॉलेट का पता डालेंगे, उसके बाद आप सीड फ्रेज डालेंगे, साइन इन करेंगे, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने पिन कोड को आप डालें, दर्ज करें। अब ये क्यों आता है? ये इसलिए कि जब भी आप वॉलेट के अंदर अपनी पहुंच बनाएंगे तो हर एक लेन देन करने के लिए आपको इस पिन कोड की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते करते आप अपने अपने वॉलेट के अंदर हैं और आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं। आपका कंप्यूटर चालू स्थिति में है। अब चूंकि आप अपने कंप्यूटर के सामने नहीं हैं, कोई और आकर उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उस चीज को रोकने के लिए आपको, जब भी आप लेन देन करेंगे, आपको उस पिन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो हैं इस पृष्ठ से असमंजस्य में पड़ जाते हैं, और आपको यहाँ पर केवल अपने पिन कोड को आपको उसकी पुष्टि करनी है। तो अब उसके बाद आप जो हैं, आप जो ब्लॉकचेन के अंदर आप अपनी पहुंच बना लेते हैं। अब देखते हैं ब्लॉकचेन के अंदर क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, जो बाईं तरफ आपको दिखाई देगा, आपको अपने वॉलेट का पता। तो ये जो वॉलेट का पता है ये 12 अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों से बना है। और उसके बाद इसकी आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप पीयर टू पीयर लेन देन करना चाहते हैं। उसके बाद दाईं तरफ आपके पास एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर कुछ सूचकांक दिए हुए हैं।
और नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वहां पर एक आपको टूल मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पहला पेज है या पहला पृष्ठ है, जो अब आप वॉलेट के अंदर जाते हैं तो आपके सामने ये प्रस्तुत होता है और आपको एक यहाँ पर मौका दिया जाता है या आपको एक मौका दिखता है कि आप जो है अपने क्रू को डब्ल्यू क्रू में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे पास कुछ और भी विशेषताएं हैं और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हमारे पास उसके बाद लॉयल्टी बोनस का और सारी की सारी जानकारी जो आपके बोनस में जो आपके टोकनों की संख्या के आधारित आपके अकाउंट में अर्जित है उन सब की जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद आपको वोटिंग के जो जो आपके वोटिंग के अधिकार हैं वो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं और ये वोटिंग की जो विशेषता है ये आपके ब्लॉकचेन पर पहले से ही उपलब्ध है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आप उस अनुभाग में आएंगे जहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में पता चलेगा। इसमें यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में चारों टोकन दिखाई देंगे। आपके पास कितने टोकन हैं, उसमें से कितने टोकन स्टेक हो चुके हैं, उसके बाद उन टोकन में से कितने टोकन फ्रोजन स्थिति के अंदर हैं, और आपके यहाँ पर जो क्रू की जो संख्या है वो या तो फ्रोजन हो सकते हैं या वो तरल स्थिति में हो सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं जो कि जो कि यहाँ पर WCRU जो है वो आपको सारी की सारी जितनी भी आपको यहाँ पर मात्रा है वो फ्रोजन होगी, क्योंकि ये SEC के प्राधिकार के अंदर है। तो ये हम लोगों को उनके कही हुई बातों को मानना है। अब यहाँ पर एक आपको चित्रण किया जा रहा है कि जो लोग जिनके पास चालक वाहन का लाइसेंस है तो उनको ये मालूम है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देता है। आपको क्या क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है कि आप कितनी गति पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपको गति बताता है रैम और नेट का। और उसके बाद आपको और जो सूचकांक मिलती है वो ये मिलती है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना ईंधन बचा है, तो वो रैम के अंदर आपको पता चलता है। और यदि रैम कम हो जाती है तो रैम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको लेन देन करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है। आइए इसकी तुलना एक ट्रक से करते हैं। तो एक ट्रक अगर कुछ सामान को लेकर जा रहा है जो कि काफी मूल्यवान है, तो जितना ज्यादा आपका ट्रक बड़ा होगा उतना ज्यादा आप सामान जो है वो ले जा पाएंगे। अगर ट्रक छोटा होगा तो आप एक बार में आप जो है वो सामान नहीं ले जा पाएंगे। तो उसी प्रकार अगर रैम की बात करें तो रैम की तुलना यहाँ पर की जा सकती है। अगर आपकी रैम ज्यादा नहीं है तो लेन देन में बहुत देर लगेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक प्रसंस्करण समय की, तो प्रोसेसिंग टाइम की। और ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपके ट्रक के इंजन की तरह है। तो आपका बहुत सारा ईंधन है और आप उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा नहीं कर सकते। ईंधन तो पड़ा है, लेकिन जो आपके ट्रक का इंजन है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरे ईंधन का इस्तेमाल कर सके। तो ये यहाँ पर CPU की इस चीज से तुलना की जा सकती है। अब तीसरी चीज आती है नेट की, जिसका मतलब है कि कितना मात्रा में डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हस्तांतरित हो रहा है। आप सर्वर से डेटा को हस्तांतरित कर रहे हैं, आप नोड से डेटा को हस्तांतरित कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आपका नेट होगा, जितनी ज्यादा नेट आपके पास होगा, उतनी ज्यादा जानकारी, उतना डेटा जो है आप प्रति सेकंड पा सकेंगे अपने अकाउंट से और सर्वर से। तो ये एक ट्रक है जिसकी इंजन बड़ा शक्तिशाली है और आप एक रोड पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तब आप थोड़ा ध्यान से अपना ट्रक चलाते हैं। और जितनी ज्यादा जो सड़क आपकी चौड़ी होगी उतना ज्यादा जो ट्रक है वो और तेज चलेगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं UNTB टोकन्स के बारे में।
तो यहाँ पर अगर हम लोगों को अपने अपने वॉलेट का नेट और सीपीयू बढ़ाना है तो हम लोग स्टेकिंग के अनुभाग में जाते हैं, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और हम उसके बाद दूसरे अनुभाग जो कि नेट और सीपीयू का अनुभाग है वहां जाते हैं। अब जैसे ही हम वहां जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, हम लोग यहाँ पर यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं, यूएनटीबी को स्टेक कर सकते हैं नेट के लिए और सीपीयू के लिए। और मैं यहाँ पर इसकी तुलना जो है वो शायद एक इस प्रकार कर सकता हूँ कि एक कंपनी है जो कि प्रसंस्करण की उसकी कुछ शक्ति है, और वो आप जो प्रसंस्करण शक्ति है उसको आप किराए पर देते हैं, और आप जो हैं आप उस कंपनी से नेट और सीपीयू लेते हैं, लेकिन उसके एवज में आपको जो कोलैटरल के लिए, जमानत के लिए आपको यूएनटीबी देने पड़ते हैं। तो जब आप यूएनटीबी और जब आप ये सीपीयू और नेट वापस करते हैं तो आपको यूएनटीबी वापस मिल जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा और समझिए, इसको ज्यादा जल्दी मत कीजिए। जब ब्लॉकचेन कभी भी लेन देन के लिए आपके रैम और नेट का इस्तेमाल करती है, तो इसीलिए आप कभी भी यूएनटीबी को मत वापस लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो क्षमताएं हैं, जैसे टोकन्स का अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की प्रक्रिया, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें काफी ज्यादा बार आपके वॉलेट में अगर होती हैं तो ब्लॉकचेन को ये सीपीयू और नेट की जरूरत पड़ती है। तो ये लेन देन यहाँ पर आपको, ये जितने भी संसाधन हैं, जो ये रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज और संसाधन आपको तभी मिलते हैं जब आप यूएनटीबी को जमानत के तौर पर स्टेक करते हैं। लेकिन यदि आप उस यूएनटीबी को अनस्टेक कर देते हैं या फिर आप यूएनटीबी को बेच देते हैं, तो अगली बार आपके पास वाकई इतनी मात्रा नहीं बचती नेट की और सीपीयू की कि आप कोई भी लेन देन कर पाए। तो उसके लिए आपको फिर से यूएनटीबी खरीदने पड़ते हैं और फिर से उनको स्टेक करना पड़ता है। तो इसीलिए आप कभी भी जल्दी ना मचाएं कि आप यूएनटीबी को अनस्टेक करके उसे वापस बेच दें। तो आप जितने भी यूएनटीबी को आप नेट और सीपीयू के लिए स्टेक कर सकते हैं, आप कीजिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। एक चीज और आपको याद रखनी है, और वो ये कि जब भी आप अनस्टेकिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को 72 घंटे लगते हैं, 72 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अनस्टेकिंग करेंगे तो 72 घंटे आपको लगेंगे आपके यूएनटीबी आपके पास आने में, स्टेकिंग से अनस्टेकिंग तक। और अगर इन 72 घंटों में आपने कुछ जरूरी कार्यवाही या जरूरी आपने लेन देन करना हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार हम रैम, सीपीयू और नेट किस प्रकार हम खरीद सकते हैं। तो ये स्टेकिंग के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं सीपीयू और नेट, लेकिन रैम जो है वो आपको खरीदना पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि 71% और 64 GB के बारे में मैंने आपको वहां पर सबसे शुरू में बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैम का जो मूल्य है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कि ब्लॉकचेन की कितनी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है। और आप यहाँ देखेंगे इस समय सबसे ऊपर कि वर्तमान मूल्य क्या है और यहाँ पर रैम की क्या वर्तमान कीमत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रैम की कीमत 0.004 है प्रति बाइट, और रैम प्रति बाइट। तो यानी कि अगर आपको इस रैम को खरीदना है तो आपको, नीचे अगर आप देख पा रहे हैं कि कितना मेमोरी जो है आप खरीद चुके हैं और उसका क्या मूल्य होगा, और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कितनी रैम इस्तेमाल हो रही है और कितनी रैम उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये वो आपको बताता है कि कितनी रैम आपने खरीदी है और कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो यदि आपके पास अतिरिक्त रैम पड़ी हुई है तो
तो जो रैम की कीमत यूएनटीबी के अंदर इतनी है, और यदि आप इस रैम को अगर आप बेचते हैं तो आपको इतने यूएनटीबी मिलेंगे। लेकिन ये जरूरी है, एक चीज आप ध्यान रखिए कि रैम आप कभी भी मत बेचिए। और आप यहाँ पर यूएनटीबी जो है, आप अगर आप अपनी रैम को बेच देते हैं तो आपका जो वॉलेट है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रैम जो है वो अति आवश्यक है इस वॉलेट को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यूएनटीबी आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप यूएनटीबी जो है वो आप यूनिटेक्स एक्सचेंज से ले सकते हैं। एक तरल टोकन है जो कि वहां पर मौजूद है, और इसको लगातार इसका खनन किया जाता है, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं यदि आप खनन करते हैं। तो आपके पास दो तरह की स्टेकिंग उपलब्ध है। तो सबसे पहली आप सीआरयू को स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी के लिए, और उसके बाद जो अनफ्रोजन जो माफ कीजिएगा जो जो अनफ्रोजन सीआरयू हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सीआरयू को स्टेक करके आप यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी जानकारी आपको आगामी सत्रों में दी जाएगी। और एक और प्रोग्राम है जो कि स्टेकिंग के लिए सीआरयू के लिए सीआरयू। अब ये प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया एक मौका जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उनके पास था, और उन्होंने वाकई बहुत समझदारी से इस मौके का इस्तेमाल किया कि उन्होंने क्रू के लिए स्टेक कर दिया। आइए अगली विशेषता के ऊपर चलते हैं, फंक्शन के ऊपर चलते हैं, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो टोकन्स का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो हस्तांतरण करने के लिए आप को वो पता लिखना पड़ता है जहां पर आप जिस वॉलेट में आप अपने सिक्के अपनी संपत्ति को हस्तांतरण करना चाहते हैं। और आपको ये चुनाव करना पड़ता है कि आप कौन सा सिक्का भेज रहे हैं। और उसके बाद आपको एक मेमो डालना पड़ता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये उपहार है या ये आप किसी चीज के भुगतान के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर जो हस्तांतरण होते हैं उनके ऊपर कोई भी कमीशन नहीं लगता, ये निशुल्क होते हैं। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है कि ये जो हस्तांतरण है ये काफी गतिमान है। और मैंने इस प्रौद्योगिकी की तुलना की है, और ब्लॉकचेन जो तीसरी जनरेशन की है, जो तीसरी जनरेशन की जो इसका तीसरा वंशज है, मैंने उसके साथ इसकी तुलना की है। तो जो हस्तांतरण और जो लेन देन हो रहा है हमारे बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर, और साथ ही साथ जो है वो कई बार आधा घंटा लेता है या कुछ घंटे लेता है, लेकिन हमारे ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा जो ब्लॉक है वो हर आधे सेकंड के ऊपर निर्माण हो रहा है, तो इसलिए जो हस्तांतरण है वो उसी समय हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये जल्दी तो हो ही जाते हैं। और दूसरी बात, इसके ऊपर कोई शुल्क भी नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत उपयोगी सूचना है, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो अपना व्यवसाय क्रिप्टो यूनिट के ऊपर करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में संक्षेप में फिर से बताने की कोशिश करता हूं। पहला, कि ये एक तीसरी जनरेशन तीसरा वंशज है ये ब्लॉकचेन का, और ये काफी तेज है, और इसके ऊपर शून्य कमीशन है। और अगर आप हस्तांतरण जो है वो आप अगर इस आंतरिक हस्तांतरण करते हैं तो शून्य कमीशन है। 4 प्रकार के टोकन यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर आप नए टोकन भी आप बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो यदि आप अपने व्यवसाय को क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर करना चाहते हैं तो ये काफी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत बढ़िया है वो ये कि बहुत सारी विशेषताओं के साथ आप वॉलेट को खोल सकते हैं, और उसके अंदर आप कुछ WCRU टोकन, कुछ UNTB CRU टोकन सबको आप रख सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे पिछले सत्र में इवान ने आपको ये बताया था कि आप इस प्रशिक्षण के बाद आपको कुछ उपहार भी मिल सकते हैं। तो उन उपहारों के लिए मैं आपके लिए कुछ शर्तें और नियम के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये मुफ्त है, निशुल्क है, और जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। और ये जो उपहार जिनकी हम लोगों ने बात की है ये आपको इस पाठ्यक्रम के अंत में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा को पारित करना होगा, और उसके अंदर आपको कम से कम 75% अंकों के साथ पास करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ यूएनटी भी उपहार के रूप में दिए जाएंगे। अब आपको उसके लिए 5 कदम उठाने हैं। तो सबसे पहला, या यूं कह लीजिए कि शून्य जो कदम है वो ये कि आपको सारे के सारे पांचों सत्रों के अंदर आपको उपलब्ध होना है। क्योंकि अगर आपको परीक्षा को पास करना है तो आपको इन पांचों सत्रों में यहाँ होना होगा और ज्ञान प्राप्त होना होगा। दूसरी बात, यदि आप अभी भी पंजीकृत नहीं है यूजीपी ग्रुप के साथ, तो आपको उनके साथ पंजीकरण करना होगा। तो वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के पास वापस जाएं जिसने आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए बोला है, या फिर उस सोशल मीडिया पृष्ठ पर जाएं जहां से आपको ये जानकारी मिली है, और उसके बाद उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया इतनी लाभदायक जानकारी के लिए, और उनसे बोलें कि आप साइन अप करना चाहते हैं। तो वो आपकी मदद करेंगे और उसके बाद वो आपकी सत्यापन में भी मदद करेंगे। और जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो अकाउंट है वो सत्यापित हुआ है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये बता दें कि सत्यापन जो है वो 1 से लेके 10 दिन तक का समय ले सकता है। अब जब आपका वॉलेट बन जाएगा तो आप $10 से WCRU आपको खरीदना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल कदम है, क्योंकि जो $10 आप डब्ल्यू क्रू में जो निवेश कर रहे हैं और आने वाले भविष्य के अंदर आपको वाकई जो इस पाठ्यक्रम को जुड़ने में और यहाँ पर आपको सत्यापन करने में, पंजीकरण करने में आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है। अब उसके बाद आपके जो जो चौथा कदम है वो ये कि आप क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर एक क्रिप्टो वॉलेट बनाएंगे जहां पर आपको ये उपहार मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या उपहार मौजूद हैं जो आपको कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले, जो लोग जो सारे कदम पूरे करते हैं और साथ ही साथ उनके परीक्षा में 100% आते हैं, तो कंपनी उनको 10,000 UNTV उनको उपहार के रूप में देगी। और आप एक चैट में दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए यदि आपको लगता है कि ये तो वाकई बहुत बढ़िया उपहार है, और 2 दबाइए कि जब आपने ये सोच लिया है और आप तैयारी कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें, आप जो प्रक्रिया है, सत्यापन है, उसकी आप तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, और ये जो कहानी है ये कहानी है कि एक समय में एक पिज्जा खरीदने के लिए 1,000 बिटकॉइन जो लागत से उन्होंने, ये 1 दशक पहले की बात है, कि एक पिज्जा के लिए उन्होंने 1,000 बिटकॉइन दिए थे पिज्जा के लिए, और कंपनी ने वो बिटकॉइन लेने से मना कर दिया था। तो किसी और व्यक्ति ने वो बिटकॉइन लेकर उस पिज्जा के पैसे दिए थे। और उसी प्रकार आज यूएनटीबी आपके सामने है, 10,000 UNTB। तो अगर आप 100% से अपने परीक्षा को आप पास कर लेते हैं तो आपको ये 10,000 UNTB मिल जाते हैं। और यदि आप
90% से परीक्षा को पास करते हैं तो 35 यूएनटीबी, जो सारी शर्तों को पूरा करते हैं 75% परीक्षा पास करते हैं उनको 20 यूएनटीबी मिलेंगे। और आपको एक चीज और बता दें कि आप जो वह सभी जो 75% से अधिक परीक्षा पास करते हैं उन्हें 30 सितंबर तक एक प्रोमो कोड का उपयोग करके निजी निवेशक की अकादमी से 20% की छूट प्राप्त हो सकती है। तो आप ये जो 20% जो है, ये आप जानकारी जो शिक्षा है वो आपको प्राप्त होगी निजी निवेशक की अकादमी से। और इसके बाद आपको जो जानकारी प्राप्त होगी इन 5 सत्रों के बाद, तो आप उससे वाकई कुछ ना कुछ आय जरूर बना सकते हैं। तो आज का मेरा सत्र यहाँ खत्म हुआ और आइए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। यदि आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि इस गुरुवार को हम इस कार्यक्रम का तीसरा सत्र लेंगे और ये 12 अगस्त को 16 यानी कि 4 बजे मॉस्को समय के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिप्टो यूनिट और उसके टोकन की और उनके एक दूसरे परस्पर संबंध की, और साथ ही साथ उनके टोकन के मूल्य की और कार्यक्षमताओं की। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानेंगे, आप सिद्धांत जानेंगे कि किस प्रकार नए टोकन जारी किए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मौका ना गवाएं और आप इस सत्र में जरूर भाग लें, ताकि आपको ये समझ आए कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं और आप जो परीक्षा है वो आप अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे और आपको एक उपहार भी मिलने के आसार होंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो। आपसे बता दें कि जो फ्रोजन सीआरयू हैं आप उनको स्टेक नहीं कर सकते हैं, केवल तरल सीआरयू को आप स्टेक कर सकते हैं। तो सीआरयू टोकन जो हैं यदि वो फ्रोजन हैं तो आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल और केवल उनको डब्ल्यूसीआरयू टोकन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर सीआरयू तरल स्थिति के अंदर हैं तो आप उनको स्टेक कर सकते हैं, एक्सचेंज पर लेन देन कर सकते हैं और अलग परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं। डब्ल्यूसीआरयू टोकन यदि वो फ्रोजन भी है तो वो कम से कम आपको 2 प्रकार की आय दे दिलवा सकता है। एक, आप स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी के लिए और वो आपको तरल यूएनटीबी टोकन देगा, और साथ ही साथ ये जो आपको प्राप्त करवाएगा प्रॉफी बोनस और लॉयल्टी बोनस। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है एक जो क्लोज्ड की के लिए, सिक्योरिटी की के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने सीड फ्रेज के माध्यम से यानी कि बीज वाक्यांश के माध्यम से वॉलेट और वॉलेट एड्रेस उनको दिया गया था और साथ ही साथ एक बीज वाक्यांश भी दिया गया था, तो ये दोनों चीजों से आप वॉलेट बना सकते थे। लेकिन अब जो नए वॉलेट बना रहे हैं उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। पर मैं फिर भी आपको इसका उत्तर जो है मैं चौथे सत्र में दूंगा, जब मैं इस चीज की पुष्टि स्वयं कर लूंगा। और इस हफ्ते कुछ बदलाव आएंगे क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पर आपको और जानकारी दी जाएगी चौथे सत्र में कि आपको क्या करना है, क्या आप क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रैम चाहिए, आप डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं तो आप वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रैम, सीपीयू और नेट कितना है। और जो गोलाकार है उसको आप कभी भी जो है वो पूर्ण रूप से उसको भरा ना हो।
तो मैं अपने मेजबान को से ये निवेदन करूंगा कि वो मुझे उस स्लाइड के ऊपर वापस ले जाएं जहां डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है, और डैशबोर्ड के अंदर आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि वो जो रैम है वो कभी भी लाल रंग में ना भरी हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी है वो अभी भी आपके पास उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें पता चलती हैं कि आपको ये पता चलता है कि कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है और कितनी मेमोरी अभी बची है। तो आप कभी भी इस गोलाकार को पूरे लाल ना होने दीजिएगा। और मेरा जो सीपीयू है, खालिद प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो 0 0 0 दिख रहा है तीनों में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका मतलब आपने आज 0 लेन देन किया है और आपका सीपीयू का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आपके पास दो आंकड़े दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाता है, दर्शाता है कि आज कितनी मेमोरी का इस्तेमाल हुआ और कितना सीपीयू का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद स्लैश कि कितना आपके पास जो जो मेमोरी है वो उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर 4.2 किलोबाइट का इस्तेमाल किया, और स्लैश हम लोगों ने 53.11 सीपीयू हम लोगों ने खरीदा आज की तारीख में। तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने प्रसंस्करण का समय जो लगा वो 0.1 सेकंड का लगा, और हमारे पास पूरे 126 सेकंड उपलब्ध हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सीपीयू है उसके ऊपर वाकई कोई दबाव नहीं है, और इस वॉलेट के अंदर कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, और इसीलिए तो यहाँ पर जो प्रसंस्करण का समय है वो बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर आप जो हैं यूएनटीबी का एक हिस्सा आप स्टेक कर सकते हैं सीपीयू के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये कहूंगा कि आप जो हैं, जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ कार्य करेंगे और आपको एक त्रुटि दिखाई देगी, एरर दिखाई देगा कि सीपीयू की क्षमता पूरी नहीं है, तो इसीलिए आप जो है यूएनटीबी को कभी भी वहां से अनस्टेक अनस्टेक ना कीजिए। तो अगर आप किसी दिन आप जो है यूएनटीबी को वहां से निकाल कर उसको बेच देते हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन जब आपको सीपीयू की जरूरत हो, आपकी सीपीयू जो है वो उपलब्ध नहीं होंगे, उसकी क्षमता जो है वो आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है खालिद कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो यहाँ पर फिर से बता दें कि जो पहला आंकड़ा है वो कितना आपका जो मेमोरी है वो इस्तेमाल हो रहा है, स्लैश दूसरा आंकड़ा जो है वो आपको दर्शाता है कि आपकी कितनी मेमोरी अभी पड़ी हुई है। और यहाँ पर दो प्रश्न दो और आ सवाल रहे हैं। पूछे जा रहे हैं अरेबिक चैट से, जिसमें सबसे पहला है कि क्या ये अरेबिक भाषा में जो है उपलब्ध होगा। जो परीक्षा की तिथियां हैं, जो परीक्षा है वो हमारी सभी भाषाओं में होगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा एक भाषा में निर्माण होती है, लेकिन फिर इसका अनुवाद अलग भाषाओं में होगा, और ये जो परीक्षा है ये सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी।
और अब हम आपको सटीक तिथियां बता देते हैं। हमारी जो परीक्षा है वो 22 से 24 अगस्त तक 17 और 19 को अतिरिक्त 3 सत्रों को आयोजित किया जाएगा और 22 से 24 अगस्त तक परीक्षा का समय आयोजित होगा। तो इस समय के दौरान आपको सभी परीक्षाओं को पारित करना अनिवार्य है। तो एक सवाल पूछा जा रहा है टैलेंट कक्ष से कि कहाँ हम इस परीक्षा को ढूंढ सकते हैं। देखिए, सभी जो लिंक है सो आपको प्रदान किए जाएंगे। आपको परीक्षा के सभी लिंक प्राप्त होंगे। हमारे अगले सत्र में, आने वाला जो अगला सत्र है, उसमें हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आप कहाँ इस लिंक को ढूंढ सकते हैं। शायद ये आपको समाचार और चैट चारों तरफ देखने को मिलेगा और ये आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। आप बिल्कुल इसे ढूंढ सकते हैं 22 से 24 तक। एक सवाल स्पेनिश चैट से, क्या हमें पिन कोड को प्रत्येक बार बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कुछ खातों में ऐसा करने के लिए बारंबार बोला जाता है, और क्या स्तर है सुरक्षा का। देखिए, जो पिन कोड है वो हर बार आप अलग से पिन कोड को सेट कर सकते हैं। इसकी जरूरत है ताकि आपके ट्रांजैक्शन को का पुष्टिकरण हो सके, और ये बिल्कुल आप एक सत्र के दौरान जब वॉलेट के अंदर कार्य करते हैं तो उसके लिए ये अनिवार्य है। और आप अपने, अगर मान लीजिए अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो ये पिन कोड डिलीट हो जाता है, और अगली बार जब आप लॉग इन होते हैं अपने वॉलेट में, तब आप एक नए पिन कोड का निर्माण कर सकते हैं। और ये निर्भर करता है आप पर। अगर आपके पास ये पिन कोड है अपने मस्तिष्क में, अगर आप इसको पहले से ही याद रखते हैं, तो जब आप वॉलेट के साथ काम करते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि अगर आपने थोड़े समय के लिए अपने कंप्यूटर पे काम नहीं किया है, तो जो बच्चे हैं, आप जानते हैं आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। वो मोबाइल फोन पे आपका पासवर्ड देख सकते हैं, उसे याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी की को दुर्घटना से या अचानक से कोई ना दबा दे, तो उसके लिए आपको इस पिन कोड की आवश्यकता है। और कोई अगर ट्रांजैक्शन ना हो जाए तो एक वॉलेट के अंदर आप एक पिन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग भी बदल सकते हैं। अगला सवाल है कि डैशबोर्ड है, तो क्या आपका कोई सुझाव है कि कौन सी संख्या तक हम इस फिगर पे पहुंच सकते हैं। आप कहना चाहते हैं जो सर्कल है, क्या क्या सुझाव है आपका कि क्या इसके लिए राशि होनी चाहिए, इसके लिए क्या मात्रा होनी चाहिए। देखिए, ये कई बातों पे निर्भर करता है। पहली बात ये कि कितनी जल्दी आप वॉलेट का उपयोग करते हैं, कितना लेन देन आप करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कम लेन देन है तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत धीमे धीमे उसकी खपत होगी। लेकिन मेरी स्थिति में 4 किलोबाइट तक है ये। जब से ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक, तो औसतन रूप से आप देखें तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं वॉलेट में, और उसी हिसाब से जो मेमोरी है वो धीमे धीमे इस्तेमाल होती है। लेकिन जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके पास होंगे उतना ज्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। और अगर आप मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास यूएनटीबी है तो आप
इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यूएनटीबी उपलब्ध है, और आप माइन भी कर सकते हैं यूएनटीबी को। और अगर हम सीपीयू के बारे में बात करें और नेट के बारे में बात करें, तो मैं आपको सटीक संख्या नहीं बताऊंगा, सटीक मात्रा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज होती है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ब्लॉकचेन में ये जो टोकन को फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए होते हैं। और कुछ भागीदारों के पास कम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और कईयों के पास सौयों हो सकते हैं। हो सकता है कि कई बारी जब भी भागीदार एक वर्ल्ड सीआरयू टोकन को खरीदते हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है ब्लॉकचेन पर, और तब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन पे अनफ्रीज करने के लिए। और जब भी आप बटन पे क्लिक करते हैं अनफ्रीजिंग की जांच करें, तब सभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसके लिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास लगभग 17 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, और एक त्रुटि दिखाई गई कि इसके अंदर जो मेमोरी है वो पर्याप्त नहीं है, और मुझे लगभग 10 से 20 यूएनटीबी मेरे लिए लगे, जिसको अगर आप जो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप उससे गुणा करेंगे तो 200 यूएनटीबी, 10 या 20 यूएनटीबी, जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं इस राशि के साथ, और ये भी देख सकते हैं कि क्या ये पर्याप्त संख्या है या नहीं, बजाय सीपीयू या नेट के। तो जब आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, और जब भी आप कोई त्रुटि देखते हैं, कोई एरर देखते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कितने को मैं डिपॉजिट करूं, तब एक समस्या की ये बात है। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अनुमान लगा सकें 10 या 20 यूएनटीबी का, जिसकी आवश्यकता होती है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो क्या किसी का कोई और सवाल है? जी हाँ, एक और सवाल है कि जब हमारे पास एक वॉलेट होगा, ताकि हम हमारे टोकन को वहां रख सकें। देखिए, ये मेरे लिए एक सवाल नहीं है, और जो तकनीकी विभाग है मैं उनको इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस सवाल का फिलहाल उत्तर नहीं दे सकता हूं और मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता है मैं उनको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जानकारी बिल्कुल आपको प्रदान की जाएगी, क्योंकि इसकी मांग है। और आपने क्रिप्टो वॉलेट के बारे में भी बोला है, इसका ये मतलब है कि एक भागीदार के पास हो सकता है कि दो से ज्यादा वॉलेट हो। और आप जानते हैं कि हम साथ ही ये भी सुझाव देते हैं कि कम से कम आपके पास दो वॉलेट होने चाहिए, इस उद्देश्य से कि आप गुमनामी को बरकरार रख सकें। तो एक वॉलेट वो होगा जहां आपके सभी टोकन है, सीआरयू, वर्ल्ड सीआरयू, यूएनटीबी टोकन सब एकजुट है, और जो बोनस है वो उस वॉलेट के अंदर अर्जित किए जाएं, और जो दूसरा वॉलेट है उसका उपयोग आप कर सकते हैं ताकि आप हस्तांतरण कर सके बाकी जगहों पर। तो ये बहुत सरल है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाला कौन व्यक्ति है, और जब वो आपके वॉलेट पते को देखता है तो वो उस पते पे जा सकता है और ब्लॉकचेन पे आपको कहीं पे भी ढूंढ सकता है। और इसलिए जो ब्लॉकचेन है उसको उसको गोपनीय रखा जाता है।
और वो तब तक ही होता है जब तक कि आप इस पते के बारे में किसी और को ना बता दें। और यही कारण है कि आपको दूसरे वॉलेट को एक बफर की तरह उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए एक अतिरिक्त आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको कम से कम 2 वॉलेट जरूर निर्माण करने चाहिए। इसका मतलब है जितने ज्यादा आप लेन देन करेंगे उतना ज्यादा यूएनटीबी की आपको आवश्यकता होगी डिपॉजिट करने के लिए, सीपीयू और नेट के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके पास होंगे उतने ज्यादा यूएनटीबी की आपको आवश्यकता होगी। और जो यूएनटीबी है उसका उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने वॉलेट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने वॉलेट के साथ काम करेंगे उतने ज्यादा यूएनटीबी की आपको आवश्यकता होगी, ताकि आप उसको संचालित कर सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए आज आप पूरा दिन अपने वॉलेट के साथ काम करते हैं और आपको बहुत सारे यूएनटीपी की आवश्यकता है, तो जो मेमोरी है वो बहुत तीव्र गति से उसकी खपत नहीं होती है, क्योंकि जो डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं लेती है। लेकिन फिर भी आपको इसको मॉनिटर करना चाहिए कि आपके पास कितना उपलब्ध है। तो जो संख्या है यूएनटीबी की वो आपको एक बार में खूब सारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो माइन हो जाते हैं तब आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे ना बेचें, बल्कि उसको कुछ मात्रा को बचा के रखें रिजर्व की तरह। कैसे पता लगाएं कि कितने मात्रा में सीआरयू फिलहाल उपलब्ध है? तो देखिए, इसके लिए आप पोर्टफोलियो अनुभाग में जाएं और वहां पे आपको सभी टोकन देखने को मिलेंगे और सभी स्क्रीनशॉट आप देखेंगे जो कि अंग्रेजी भाषा में होंगे। और वहां पर आप, अगर मुमकिन हो तो, जो होस्ट हैं कृपया करके हमें उस स्लाइड पे वापस ले जाएं जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। देखिए, ये आपके लिए उपलब्ध है फ्रोजन, और कुल मात्रा, कुल राशि, और ये जो कुल उपलब्ध है ये सीआरयू है जो आपके पास उपलब्ध है। एक सवाल पूछा जा रहा था कि ये जो 5% है ये कहाँ दिखेंगे? तो ये नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है। और जो यूजीपे ग्रुप है जो कि अनन्य विक्रेता है वर्ल्ड सीआरयू टोकन का, ये टोकन को बेचता है। और ये जो राजस्व है, 5% राजस्व बिक्री से जो कि प्राप्त किया जाता है, इससे उसी मात्रा में विभाजित किया जाता है जिस मात्रा में वर्ल्ड सीआरयू टोकन धारक होते हैं। और ये जो 5% है ये आप ब्लॉकचेन पे नहीं देखेंगे, लेकिन ये ब्लॉकचेन पर होते हैं वर्ल्ड सीआरयू टोकन के रूप में। तो एक और स्लाइड है। हमारे पास वर्ल्ड सीआरयू है या सीआरयू है, और जो अपलाइन है, जो अपलाइन सप्लाई है उसमें कितनी मात्रा में स्टेक्ड है, कितनी मात्रा में अनफ्रोजन है।
तो जो कुल वर्ल्ड CRU है, USTU है, UNTP है, ये सभी जो बिंदु हैं, ये सब आप वहाँ इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और ये वो पोर्टफोलियो है जो कि आपकी सभी संपत्ति को संभालता है आपके वॉलेट में। एक वीडियो मार्गदर्शिका है कि किस प्रकार से आप दूसरे वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको थोड़े समय में जानकारी देंगे, और हो सकता है कि जो सत्र चौथा होगा उसके अंदर इसको जोड़ा जाए, इसको आपको भेजा जाए। मैंने आपका जो अनुरोध है उसको मद्देनजर रखा है, और जो सत्र नंबर 4 होगा उसके अंदर हम आपको पूर्ण रूप से दिखाएंगे विशिष्ट उदाहरणों के साथ कि किस प्रकार से आप संचालित कर सकते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर, और किस प्रकार से आप खाते का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये वो पूर्ण प्रक्रिया है, और मैं आपको फिलहाल नहीं दिखा सकता हूँ। जो वीडियो गाइड है ये थोड़े समय के बाद आपको दिखाई जाएगी। क्या किसी का कोई और सवाल है? एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब आप रैम को बेचते हैं, क्या आपको कुछ कमीशन प्राप्त होता है रैम को बेचने के लिए? देखिए, इसके लिए कोई भी कमीशन नहीं लगता है, लेकिन जो मूल्य है रैम का उसमें परिवर्तन होता है, और कुल मेमोरी होती है, और साथ ही ये जो मेमोरी है आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं यूएनटीबी के माध्यम से। और जितना ज्यादा मेमोरी आप खरीद लेते हैं उतना ज्यादा महंगा ये हो जाता है। जैसे कि अगर 1000 यूएनटीबी के लिए अभी 70% ब्लॉकचेन मेमोरी जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग 1000 यूएनटीबी के साथ मेमोरी की खरीद करते हैं। और जैसे ही एक सप्ताह पूरा हो जाएगा तो 72% इस्तेमाल में आएगा, और फिर हमारी ये कोशिश होगी कि जो रैम हमने पहले खरीदी है उसको बेचें उस मूल्य पे जो फिलहाल उपलब्ध है, और जो ज्यादा महंगा मूल्य है। और जो कुल संख्या में मेमोरी का उपयोग होता है उतना ज्यादा इसका मूल्य बढ़ता है। और आप इसको कुछ अंतर के हिसाब से बेचेंगे, यानी 1050 के हिसाब से। और एक सप्ताह में जो मेमोरी है उसमें कुछ कमी होगी, और हम 1000 का भुगतान करेंगे हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक सप्ताह के बाद जो मेमोरी इन यूज होगी वो उसमें मात्रा कम हो जाएगा, और हर जो भाग है मेमोरी का वो सस्ता पड़ेगा। और अगर हम हमारी मेमोरी को बेच देते हैं तो हमें कम यूएनटीबी प्राप्त होंगे। और आप बिल्कुल जल्दी ना करें खरीदने या बेचने के लिए, क्योंकि ये बेहतर है कि आप मेमोरी को आज खरीदें जब ये कम इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा इसका उपयोग किया जाएगा उतना ज्यादा महंगा ये हो जाएगा। और इसलिए आप यूएनटीबी को माइन करें मेमोरी खरीदने के लिए। लेकिन जैसे कि अगर आप 1 किलो बिट को खरीदते हैं और आप कोशिश करते हैं उसकी सबसे ज्यादा क्षमता के साथ काम करने के लिए,
तो आप एक बफर के रूप में किसी चीज को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि मैंने आपके सवाल का उत्तर दे दिया है। और आपके खरीदने या बेचने के लिए रैम को कोई कमीशन नहीं लिया जाता है, बल्कि केवल एक अंतर होता है मूल्य में। बस इतना ही फर्क है इसमें। जो रिकॉर्डिंग है पहले वेबिनार की, वो मुझे कहाँ मिल सकती है? देखिए, ये आपको जो जानकारी चैट है कंपनी की, उसमें आपको प्राप्त हो सकता है। आपको यूट्यूब में ये मिल सकता है। मैं ये नहीं जानता कि इसको कहाँ पोस्ट किया गया या कौन से चैनल पे इसको पोस्ट किया गया। क्या वो निजी निवेशक अकादमी का चैनल था? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, जो व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है रिकॉर्डिंग के लिए? क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग चैट में देखी है, लेकिन मैंने इसको आधिकारिक संसाधनों पे अभी तक नहीं देखा है। तो कौन से चैनल पे ये उपलब्ध होगा? कोई लिख रहा है कि ये बैक ऑफिस में है और न्यूज़ अनुभाग में। आप वहां इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो एक और सवाल है कि जो उपहार हैं जिनके बारे में आपने बताया है, क्या ये उपलब्ध होंगे शुरुआती लोगों के लिए, या शुरुआती लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा? देखिए, ये सभी के लिए उपलब्ध होगा। और आपको पूर्ण रूप से सभी चरणों का अनुसरण करना, अगर आप पहले से ही पंजीकृत हैं और वेरीफाइड है, तो इसका ये मतलब है कि कुछ कदम आपने पहले से ही पूरे कर लिए हैं। तो अगर आप पंजीकृत हैं और वेरीफाइड हैं, तो जो पहला और दूसरा कदम है, सो आप पहले ही उठा चुके हैं। और अब आपको तीसरा और चौथा कदम उठाने की आवश्यकता है, टॉप अप करने के लिए यूएस डॉलर के साथ। और एक और सवाल है कि अगर मैंने पहले 100 के लिए वर्ल्ड सीआरयू को खरीदा है, तो क्या मुझे अतिरिक्त खरीदने की आवश्यकता है? जी हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं। और बहुत सारे जो वर्ल्ड सीआरयू हैं जो आप चाहते हैं प्राप्त करना, ये आप ऐसा मानकर चले कि आपकी संपत्ति है। और एक और 100 के लिए आपको कुछ अतिरिक्त का निवेश करना जरूरी है, ताकि जो कदम नंबर 3 है वो पूरा हो सके। ये रूट पावर क्या है? देखिए, अभी हमने क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन को देखा है। और ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक सूत्र है उसका उपयोग करता है। मैंने आपको बताया है कि जो टोकन धारक हैं वो वोटिंग में भागीदारी दिखा सकते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, ये अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है। और इसलिए भविष्य में इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और हो सकता है कि नए अपडेट के साथ ये शायद आपके लिए उपलब्ध भी हो। मैं इसके बारे में गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूँ। और इसलिए ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप वोट कर सकें, और अगले सत्र में आप जो लाभांश प्रॉफिट बोनस है जो कि अर्जित किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और जो आय है लाभांश की, वो निर्भर करेगा वोटिंग पे। और फिलहाल हम इसकी कार्यक्षमता के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये निर्भर करेगा कि कितनी संख्या में यूएनटीबी या टोकन आपके पास उपलब्ध है।
तो आपको कम से कम $10 को टॉप अप करने की आवश्यकता है यूजी पे बैक ऑफिस में। अगर आपने पहले ही ये कर लिया है तो ये यूजी पे ग्रुप है, जो कि यूजी पे ग्रुप है जो कि बेचता है वर्ल्ड सीआरयू टोकन को, ताकि आप ये जो ड्रॉ है उपहारों का, इसमें आप भागीदारी दिखा सकें और आप वर्ल्ड सीआरयू टोकन को खरीदते हैं कम से कम $10 के साथ यूजी पे ग्रुप बैक ऑफिस में। तो जो टोकन है उनको लेके हम क्या कर सकते हैं, जिसे एक्सचेंज पे खरीदा जाए, आप उसको उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते हुए सस्ते में खरीद के महंगे में बेचें, या आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं वॉलेट में। अगर आप मान लीजिए अपने वॉलेट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या आप इसे सीधा अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, यानी आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं इसे अपने वॉलेट में। एक और सवाल है। एक और सवाल आ रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या इसका अनुवाद और वॉलेट का अनुवाद अरेबिक भाषा में होगा कि नहीं? और दूसरा, क्या हम लोगों को एक लिंक दिया जाएगा कि हम परीक्षा में बैठ सकें? तो आप मुझे बता दें कि अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक प्रकार से पहुंच रही है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, वॉलेट क्या अरेबिक भाषा में उपलब्ध होगा? तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो चाहती है कि ये सारी की सारी चीजों का अनुवाद काफी भाषाओं में हो। और लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए हम शायद इसको ना कर पाए, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कंपनी की योजना ये है कि वो जो परीक्षा है, वो परीक्षा जो है वो 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा। और ये वो 15 भाषाएं होंगी जो अभी हमारे आज जिनमें जो हमारे सत्र चल रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकायत आ रही थी कि आवाज जो है वो ठीक प्रकार से नहीं आ रही है। तो जिस व्यक्ति ने अपना वॉलेट बनाया और उसके पास वो सिक्योरिटी की नहीं है, तो मैंने अभी तक ये जो सिक्योरिटी की है वो मैंने नहीं देखी है। लेकिन मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है। और जब आप वॉलेट के अंदर जाते हैं तो एक आपको बीज वाक्यांश मिलता है, और जहां तक मुझे पता है आपको अपनी निजी जो की है, जो सुरक्षा की है, उसके साथ आपको डालना पड़ता है। लेकिन यदि आपको ये नहीं मिला है तो आपको जो है वो आपको शीघ्र मिल जाएगी। ये जो प्राइवेट की है, जो निजी की है, ये पहले से ही डेटाबेस द्वारा बना ली गई है। और बिना इस की के जो सुरक्षा चीजें पूरी नहीं हो जाती हैं। तो अगर आपके पास किसी कारणवश ये प्राइवेट की नहीं है, सुरक्षा की नहीं है, तो आप उसके लिए बीज वाक्यांश का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कोरा, आपको मैं बता दूं कि जो ये पिन जो हम डालते हैं वो हमें तब चाहिए होता है जब आप वॉलेट के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। आप अपने वॉलेट के अंदर लॉगिन कर चुके होते हैं, और इस दौरान आपको एक विकल्प आता है कि आप एक पिन कोड का निर्धारण करें। और उसके बाद और आप एक
से पिन कोड जो बनाते हैं वो पिन कोड पूरे एक जो जो मान्य होता है उस सत्र के लिए। और अगर आपका जो कंप्यूटर है वो अगर किसी कारणवश आप उससे दूर चले जाते हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके कंप्यूटर के ऊपर आकर कोई लेन देन आपके पिन कोड के बिना नहीं कर सकता। तो आप जो है जब भी लॉगिन करते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि आप अलग अलग पिन कोड आप बना सकते हैं, या फिर आप उसी पिन कोड को आप बार बार बना सकते हैं। तो यदि आपको कहीं लग रहा है कि आप के पिन कोड को कोई जानता है, जैसे कि कोई बच्चा आपके आसपास खेल रहा है, तो उसको अगर ये पता चल जाता है कि आपने कौन से अंकों को पिन कोड में डाला है, और यदि आप अपने कंप्यूटर से हट जाते हैं तो वो बच्चा वहां पर आपके पिन कोड को डाल सकता है। मुझे याद है कि मेरे जो मामा का लड़का था उसने उसने वाकई मेरे भाई का कंप्यूटर खोल लिया। वो भी इसलिए क्योंकि उसने वाकई जो पिन कोड था, कंप्यूटर का जो पिन कोड था वो याद कर लिया था। तो वो कंप्यूटर को खोल और बंद सकता था। तो अब आपके पास अगर वॉलेट है तो प्रश्न ये है कि आप क्या वॉलेट बना पाएंगे अगर आपके पास सुरक्षा की नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी की नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी की जो आप जो बनाते हैं वो उसका वॉलेट के निर्माण से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल आपकी गोपनीयता को बनाने के लिए इस सिक्योरिटी की का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जो सिक्योरिटी की है वो आपको प्राप्त होगी। और पहले जिन लोगों ने पहले वॉलेट इस्तेमाल जो वॉलेट पहले बना लिया था और उनको सीड और माफ कीजिएगा उनको सुरक्षा की यानी कि सिक्योरिटी की नहीं मिली है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप लॉगिन कर सकते हैं अपने बीज वाक्यांश से। और जब हम लोग एक्सप्लोरर के ऊपर कुछ चीजों को बदल देंगे तब आपको आपकी सिक्योरिटी की भी जारी कर दी जाएगी। तो 72% रैम, तो तब क्या होगा जब 100% रैम हो जाएगी? देखिए, अगर ऐसा तो नहीं होगा, और अगर 100% हो जाती है तो आपकी जो ब्लॉकचेन है वो बहुत धीरे से काम करना शुरू कर देगी। और इसीलिए कंपनी और ये तकनीकी टीम जो है वो कभी ऐसा नहीं होगी करने देगी। तो जैसे ही 90% मेमोरी जाती है तो वहां पर ये कंपनी और जो इसकी क्षमता है उसको बढ़ा देगी। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो उस चीज का ध्यान रखेगी। तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकचेन कभी भी अतिरिक्त या अत्यधिक दबाव में नहीं आएगी। क्या हम ब्लॉकचेन अकाउंट के ऊपर 24 घंटे का लाइव चैट का आयोजन कर सकते हैं? देखिए, वॉलेट के अंदर जहां तक मुझे याद है तो हमारे पास वहां पे समर्थन सेवा 24 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं है। आप अपने वॉलेट के अंदर काम करते हैं, और अगर आप किसी और को ये इजाजत देते हैं कि वो आपके वॉलेट को चला सके तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमारे पास एक वीडियो मार्गदर्शिका है कि आप किस प्रकार से अपने वॉलेट की सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाकई ही मार्गदर्शक पुस्तिका या वीडियो उपलब्ध होंगे। तो ये जो लाइव चैट है अगर ये ब्लॉकचेन के अंदर होगी तो ये सुरक्षा जो है, ये सुरक्षा कारणों के कारण ये विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि आप समर्थन सेवा को आप पूरा का पूरा आप कार्य क्षमता दे रहे हैं कि वो आपके वॉलेट्स तक अपनी पहुंच बना सके। तो इसीलिए इसी एकमात्र कारण के लिए ये
चीज उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक निवेदन आ रहा है कि नियम और शर्तों को बदल दिया जाए ताकि 10,000, तो ये जो 10,000 यूएनटीबी की बात चल रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये प्रवक्ता के हाथ में नहीं है, और हो सकता है कि भविष्य के अंदर हम लोग ऐसा कुछ करें। तो यहाँ पर आपको इन नियमों और शर्तों का पालन करना होगा यदि आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो। हम लोग अब आखिरी प्रश्न लेंगे, और ये ब्लॉकचेन वॉलेट के ऊपर प्रश्न है कि हम लोग किसको संपर्क कर सकते हैं अगर हमें ब्लॉकचेन वॉलेट में कुछ दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को आप संपर्क साध सकते हैं जिसने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया। तो शायद ये व्यक्ति वाकई ब्लॉकचेन के बारे में उसको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप उनको कभी भी अपने वॉलेट का पता और अपनी जो बीज वाक्यांश है उसके बारे में कभी भी मत बताइएगा। आपके पास आप उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सभी निर्देशिका और मार्गदर्शक पुस्तिकाएं आपके पास उपलब्ध हैं और आप उनको देख सकते हैं। और दूसरा विकल्प यह है कि आप तकनीकी वेबिनार को आप उसका हिस्सा बने और उसके अंदर आप सारी की सारी जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉकचेन के लिए हमारे पास एक प्रशिक्षण भी है जो कि एक हेल्प डेस्क की तरह काम करता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जिसने जो आपका अपलाइन है, आप उससे बात कीजिए जिन्होंने आपको ब्लॉकचेन के लिए पंजीकृत करने के लिए बताया। और या फिर वो आपको वाकई किसी और व्यक्ति के पास भेजेंगे, या वो संपर्क साधेंगे समर्थन सेवा के साथ इस कंपनी के। तो इस महीने मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी नई जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी, क्योंकि जो एक्सप्लोरर है उसका अद्यतन किया जाएगा। तो आप जितने भी वेबिनार्स हैं उनको आप उनमें आप हिस्सा बनिएगा, और उसको किसी भी कारण से आप उसको मत छोड़िएगा। और हर वेबिनार में आपको अपने क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपके पास और प्रश्न हैं तो, या कुछ और प्रश्न हैं जो आपको लगता है कि जिनका उत्तर नहीं दिया गया है या मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो मुझे बताएं। पर मुझे लगता है कि हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और वियतनामी कक्ष से एक प्रश्न आ रहा है। क्या यूएनटीबी इथेरियम और ईओस के तुलना में है? तो हम लोगों को आज की तारीख में सीआरयू क्यों चाहिए, और किस प्रकार से हमें जो वॉलेट है उसका पंजीकरण करना चाहिए? तो यूएनटीबी की अगर हम बात करें, तो यूएनटीबी एक ब्लॉकचेन टोकन है, और ये जो टोकन है, ये इसका जो खनन है वो तब होता है जब एक ब्लॉक जो है उसका वो बनता है। और इथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन टोकन है, लेकिन वो एक अलग तो ब्लॉकचेन टोकन का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये ब्लॉकचेन टोकन है, और ये जो है ये इसके साथ साथ और विशेषताओं से लैस हैं। तो यहाँ पर ये, जहाँ पर ब्लॉकचेन पर जहाँ पे वो इस्तेमाल होते हैं उनकी और विशेषताएं बन जाती हैं।
ये दोनों वैसे तो ठीक एक जगह से आप अलग अलग ब्लॉकचेन में आप उनकी तुलना कर सकते हैं, पर चूंकि ये अलग अलग ब्लॉकचेन पर इस्तेमाल होते हैं तो इनकी विशेषताएं अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित हैं। और उसके बाद जो 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 यूएनटीबी है वो इस चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसके ऊपर हम लोग और परियोजनाओं को इस्तेमाल करें और व्यवसायों को हम लोग अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न ये था कि किस प्रकार से आप अपना वॉलेट जो है वो ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। तो आप जो है यूजी पे ग्रुप के बैक ऑफिस के माध्यम से आप वॉलेट बना सकते हैं, और इसका वीडियो जो है वो आधिकारिक यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध है। एक त्रुटि थी जब मैंने अपना वॉलेट बनाने की कोशिश की, और अब जो बीज वाक्यांश है वो तो बन गया है, लेकिन पर किसी कारणवश मैं अपने वॉलेट के अंदर पहुंच नहीं बना पा रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जहां तक मुझे याद है तकनीकी वेबिनार से, तो ये जो आपकी जो भी दिक्कतें हैं ये इनका जो निवारण है वो किया जा सकता है। और यहाँ पर डेवलपर्स को आने की जरूरत पड़ेगी और उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप अपने अपलाइन से आप संपर्क साधें, और मैं वाकई आपको नहीं बता सकता कि आपको किसके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूं ताकि आने वाले सत्र के अंदर ये जो प्रश्न है ये प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाए। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि तो यहाँ पर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपका बीज वाक्यांश आपका तो निकल गया था, लेकिन यहाँ पर आपको मैं अब और असमंजसता में नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि आपको ये सारी की सारी जानकारी को पचाने के लिए भी समय चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सत्र बहुत 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 अच्छा रहा होगा और आपको काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी, काफी उपयोगी सिद्ध रहा होगा। और इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। उम्मीद है कि ये सत्र आपको काफी उपयोगी लगा होगा। अब यहाँ पर आपसे आपके अनुवादक विदा लेते हैं। हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं, और अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।